दोस्तों आज की वीडियो जरूर देखना। एक स्टूडेंट हो, साइट इंजीनियर हो, आपको पता होना चाहिए जॉगल क्या है, कितना आपको जॉगल प्रोवाइड करना होता है, क्यों 1/6 रेशो क्या है, स्टैगर्ड क्या है, सरिया आगे पीछे क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मैंड्रिल क्या है, उसका डाया कैसे यूज करना है, अगर बेंडिंग कर रहे हो सरिये की तो क्या ध्यान देना है, रोलिंग मार्जिन क्या है। सबसे पहले प्रैक्टिकली साइट पे देखो जॉगल होती क्या है। ये सामने आप देख रहे हो, ये जॉगल है। और जॉगल क्यों प्रोवाइड की जाती है? हमारा सरिया नीचे फुटिंग से स्टार्ट हुआ, 5 मीटर का है, 6 मीटर का है, उसके बाद हमें उसे लैप करना है। और सीधे अगर लैप करेंगे तो हमें कवर कम मिलता है, प्रॉपर से सही तरीका नहीं होता है वो किसी भी सरिये को लैप करने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जॉगल प्रोवाइड करते हैं। और ये सामने जो देख रहे हो जॉगल, ये जॉगल गलत तरीके से प्रोवाइड की है। जितना इसको बेंड होना था उतना बेंड नहीं हुआ है, जहां इसका लैप आना चाहिए था वहां इसका लैप नहीं हुआ है। हुआ क्या, देखो आपको कभी भी जॉगल जो रखना है उसका बेंड कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो उसकी स्लोप रखनी होती है 1:6। अभी ये सब पूछेंगे सर 1:6 क्या है, इसको कैसे हम साइड पे समझेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से प्रोवाइड करनी है। आपको क्या करना है, 6D के हिसाब से आपको उसका स्लोप देना है। कैसे 6D के हिसाब से हमारा स्लोप बनेगा? आपको क्या करना है, जितना आपका डाया होगा, अगर आपका है 20 mm का सरिया तो 6 × 20 120 mm वो आपकी स्लोप बननी चाहिए। और प्रॉपर स्लोप आपको देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंड्रिल यूज करना है आपको। मैंड्रिल के आगे टॉपिक पे आने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको थियोरेटिकली समझो, फिर पूरा दिमाग में बैठ जाएगा क्या चीज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हमारा कॉलम होता है, ठीक है। और अगर मैं एक सिंपल तरीके से आपको पहले समझाता हूं। ये हमारा, ठीक है, सरिया आ रहा नीचे से है, या हमने लैप कर दिया, सीधा जॉगल नहीं दी, तो ये लैप आपका क्या होगा, यहां से कवर आपका ज्यादा हो जाएगा। एक चीज ये हो जाती है। और ये स्लिपेज के चांसेस होते हैं, मतलब फेल हो जाता है। ये ऐसे आपको नहीं देना है, आपको देना है इस तरीके से। आपका जो नीचे से सरिया आ रहा है और जो लैप आएगा आपका, ये ऐसे आया और ऐसे बेंड देना है। और ये जो बेंड होता है ये होता है 1:6। और एक चीज ध्यान रखना, इसको बेंड करने का तरीका होता है और पूरा एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। जैसे हमने साइड पे देखा, ये बहुत दूर था, मतलब साइड पे हमने देखा ये हमारा सरिया ऐसे है ना, तो ऐसे इतना दूर था वो, आप समझे नहीं होंगे। तो ये हमारा सरिया था, मतलब उन्होंने जो बेंड किया था इतना दूर था, ऐसे, मतलब वो यहां टकरा, ये यहां लग रहा था, मतलब इसके पूरा नीचे आना चाहिए इस तरीके से। और 6D आपको देना है, मतलब आपको 6 और 20 डाया का अगर सरिया है, जितना भी डाया का हो, तो ये हो गया 120 mm। ये आपकी जो डिस्टेंस होना चाहिए यहां से यहां तक, ये आपका 120 mm होना चाहिए। कितना? 120 mm। और जहां 1:6 भी वही हुआ, मतलब अगर ये 20 डाया का सरिया है, 20, ठीक है, तो 20 मतलब 1 जितना डाया होगा वो इधर उतना 20 mm। और ऐसे इधर समझो, ये 20 mm और ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका कितना होगा, 120 mm। 1 और 6 मतलब 6 रेशो ऐसे हो गया, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आपको 1:6 करना है, या 6D पकड़ लो, आप उस हिसाब से समझ लोगे। मतलब ये आपका 120 mm होना चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर? देखो अभी समझो, थोड़ा मैं आपको स्टैगर्ड का बताता हूं। जो सरिया आपने साइड पे भी देखा होगा, ऊपर नीचे होता है। आज थोड़ी धूप है तो आपको थोड़ा कैमरे में थोड़ा काला दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं बताऊं ये सरिया ऊपर नीचे होता क्यों है। देखो एक तो इसको रखना पड़ता है कि हमें लैप कभी भी एक जगह हमें नहीं देना होता है। अगर एक जगह हम लैप देंगे तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब अर्थ के ओरिएंटल स्ट्रेसेस लगेंगे तो आपका कॉलम फेल हो जाएगा। तो और दूसरी चीज होती है, जब फुटिंग कर रहे होते हैं हम लोग, ये तो है नहीं है कि सीधा हम 12-12 मीटर का सरिया खड़ा कर देंगे। तो हमें तो जो सरिया है 12 मीटर की स्टैंडर्ड लेंथ आती है, और सबका ये भी होता है कि सर वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो क्या करने, आपको 7 मीटर का एक काट लेना है 12 मीटर में से, और 5 मीटर का एक। तो आगे पीछे ऐसे भी हो गया, स्टैगर्ड हो गया, कुछ नीचे रह गए, कुछ ऊपर रह गए। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपका लैप कहीं, जो जहां लैप हमें नहीं देना होता है, नो लैप जोन, वो कौन सा होता है, वहां लैप ना आ जाए। तो इसको भी हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि हाइट कितनी है। तो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा कि नो लैप जोन कौन सा है, तो वो थोड़ा समझ लो, फिर और चीजें आपको समझाऊंगा। मैं सिंपल भाषा करूंगा, मैं कोई आज टेक्निकल इतना बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं टॉपिक डाल चुका हूं, वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि कहां करना है। ये कॉलम है, ये मतलब नीचे की स्टोरी है आपकी, ये इसके ऊपर अभी कंटिन्यूटी है पूरी, मतलब ऊपर कॉलम आज जाने वाला है, ये स्टील ऊपर जाएगा अभी, ठीक है।
तो आपको आपका स्टील पहुंच चुका है यहां तक, मतलब पहले ही आपको सोच के रखना है कि आपका कहाँ स्टील आना चाहिए। ये नीचे जो स्टील आया है ये यहां है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऊपर की स्लैब है, ये नीचे की स्लैब है। तो जो आपको लैब प्रोवाइड करना है सरिये का, वो कहां करना होता है? हमेशा कॉलम के सेंटर में, ठीक है। जो आपने अभी साइड की वीडियो देखा होगा कि जहां स्लैब हो रही थी, स्लैब से थोड़ा ही ऊपर सरिया था, और वो कहां करना होता है? आपको सेंटर में। क्यों सेंटर में करना होता है? वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ये याद रखना, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है? वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। और जो हमारा बाकी, अगर इनको जोन में आप डिवाइड करो, 1 2 3 जोन, तो जो बाकी जोन होते हैं वो टेंशन जोन है। क्यों टेंशन जोन है? वो लेटरल जब फोर्सेस लगेंगे, यहां से अगर फोर्सेस लगाऊं, मैं अभी बता ही देता हूं, अगर बता रहा हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये वीडियो मैं बना चुका हूं इस पे अच्छे से। तो यहां से फोर्स लगेगी तो ये जो कॉलम होगा यहां बक्कल करेगा, मतलब क्रिप यहां करेगा। मतलब अगर एग्जांपल लो, अगर पेड़ है जो, जब उसकी हवा चलती है उसमें, तो पेड़ हमारा क्या करता है? ये हवा चल रही है तो पेड़ यहां से बेंड होता है। तो सबसे ज्यादा कहां लोड पड़ता है? मतलब ये चीज है उसकी, इस पे मतलब एक क्या होता है, इस पे टेंशन आती है, क्योंकि ये यहां हवा पड़ रही है, ये उखड़ने को रुकता है, मतलब यहां से उखड़ता है। आपने कई पेड़ देखे भी होंगे कि यहां से उखड़ गए होते हैं। तो इसीलिए कभी भी यहां पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और सब जो मैक्सिमम आपको लैब कहां प्रोवाइड करना है, बाकी तो डिजाइन पे रहता है, लेकिन थंब रूल लेके आप चलो, आपको लैब कहां, जो कॉलम का सेंटर होगा ना, कैसे सेंटर निकालोगे? ये स्लैब आपकी अगर ये 3 मीटर, जैसे 3.2 मीटर है, तो L/4 कर लेना है उसका, तो कितना है? 800 mm या 0.8 मीटर। तो उसको, उस एरिया को छोड़ देना है नीचे, उसके ऊपर आपको लैब प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और बात रही अभी जैसे साइड में मैंने दिखाया आपको कि सरिया हमारा क्या था? स्टैगर्ड था, मतलब अल्टरनेट था। एक ये लंबा था, एक छोटा था, एक लंबा था, एक छोटा था। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? अगर देखो, अगर ऐसे नहीं है कि यहां कोई टेंशन या मतलब कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, यहां भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहां से भी कॉलम आपका टूट सकता है। तो जब अगर हम यहां पे पूरा लैप दे देंगे, मतलब यहां सब लैप, यही सब लैप आ गए, मतलब ये लैप आ गया, सब यही लैप आ गए, तो ये सेक्शन वीक हो जाएगी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम? इसको अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब इसी जोन को, एक यहां सरिया होगा, दूसरा यहां होगा, तो जो लैप आएगा एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। तो जो भी स्टील बार होगा उसमें अलग अलग आपको स्टैगर्ड लैप करना है। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना है। 2 चीजें ध्यान रखनी, क्या रखनी है? एक तो आपका जो सरिया नीचे से प्रोवाइड करोगे वो ऊपर ऊंचा नीचे होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा, ऐसे। दूसरा, वो कहां तक जाना चाहिए? जो ऊपर का कॉलम होगा नेक्स्ट स्टोरी का, उसके सेंटर तक होना चाहिए, वहां आपको लैब प्रोवाइड कर देना है। और यहां लैब प्रोवाइड करोगे, वहां स्टीरअप की जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm कर देनी है, मतलब बिल्कुल कम स्पेसिंग आपको यहां प्रोवाइड करनी है। देखो, ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो अगर YouTube पे मिल जाएंगी ना, मेरे को जरूर सेंड करना। कोई आपको ऐसे फ्री में नहीं सिखाएगा। अभी हम समझते हैं मैंड्रिल क्या है। देखो, जब साइड पे जाओगे, ऐसे बेंडिंग मशीन सबने देखी है जहां पे सरिया बेंड किया जाता है, भले वो चेयर बना रहे हैं जहां कॉलम का सरिया, जहां बीम का सरिया बेंड हो रहा है, तो उसमें ये बीच में जो गोला लगा हुआ है, इसे बोला जाता है मैंड्रिल। और इसमें हमें मैंड्रिल कौन सा यूज करना होता है? ऐसे नहीं होता कि कोई भी डाया लगा लो और उसको बेंड कर लो। अगर कोई भी डाया लगा के, कोई भी मैंड्रिल लगा के, अगर क्योंकि इसमें काफ़ी साइज आते हैं, आपको 90 mm का मिल जाएगा, 120 mm का मिल जाएगा, 180 mm का मिल जाएगा। तो अगर कोई भी लगा के बेंड करोगे तो होगा क्या? जो जहां से बेंड सरिया हो रहा था ना, वहां क्रैक क्रिएट हो जाते हैं। क्रैक जब आ जाते हैं तो वो सरिया वहीं से फेल हो जाता है। तो इसी चक्कर में मेरा पूरा एक कॉलम, एक बीम पूरा खोलना पड़ा था, क्योंकि वहां मैंड्रिल प्रॉपर से यूज नहीं किया था। तो वो पूरा बीम खोल के काफी खर्चा पड़ा था। तो आपको जो मैंड्रिल इसमें यूज करना होता है वो करना है। ऐसे तो आईएस कोड हमें कहता है जो 16 mm का सरिया होता है उससे कम में आपको 4D 5D ऐसे करना होता है, जहाँ 16 mm से ज़्यादा है तो उसमें 6D 4D ऐसे करना होता है। लेकिन एक चीज़ पकड़ के चलो, ऐसे जो प्रैक्टिकली साइड पे हम लोग करते हैं, आपको जो मैंड्रिल यूज़ करना है वो 8D के हिसाब से करना है। कितना? 8D। अगर आपका देखो 20 mm का सरिया बेंड करने आप जा रहे हो, 8 × 20 160 mm का मैंड्रिल आपका होना चाहिए। जो बीच का गोला है, जो घूम रहा नहीं है, जो बीच में है जिसपे सरिया घूम रहा है, तो वो आपको कितना 160 mm रखना होता है। मतलब 8D के हिसाब से आपका 8 mm का होगा, 8 × 16 कर देना है। अगर आपका 30 mm का होगा, 8 × 30 कर देना है। उस तरीके से बेंड करोगे तो आपका सरिया सही से बेंड होगा, ना उसमें क्रैक होगा। और ये आपको एज ए साइट इंजीनियर पता होना चाहिए साइड पे।
देखो अभी समझते हैं रोलिंग मार्जिन क्या है। इस पे अलग से वीडियो में लेके जरूर आऊंगा, क्योंकि 1-2 मिनट में आपको बता नहीं पाऊंगा, 10-15 मिनट इसके लिए चाहिए। लेकिन कंसेप्ट समझ लो, होता क्या है, जब आप मार्केट से सरिया लेते हो तो आपको वेट के हिसाब से वो दिया जाता है, ठीक है। तो उसका वेट ज्यादा ही होता है, पर मीटर के हिसाब से गारंटी है, कभी भी जो IS कोड ने हमें कहा है उस हिसाब से नहीं होगा। और जब साइट पे बिल बनता है, मतलब जो ड्राइंग में मेंशन है सरिया इतना सरिया प्रोवाइड करना है, तो उस हिसाब से बिल बनता है, तो वहां वेट आता है कम, क्योंकि IS कोड में प्रॉपर पर 1 मीटर पे उन्होंने दिया हुआ है कि इतना ग्राम का होगा। लेकिन उधर से ला रहे हैं, वो हमें पड़ रहा है महंगा। तो जो बीच का मार्जिन बनता है कि इतना ज्यादा जा रहा है, इतना परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, वो IS कोड ने हमें मेंशन किया होता है कि इतना परसेंटेज अगर होगा तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हमें जब रिकंसिलेशन करना पड़ता है, जब साइड पे बिल बनाना पड़ता है, तो वो दिक्कत आती है। साइड से मार्केट से हमें महंगा पड़ रहा है और साइड पे हमें वो चीज़ मिल रही नहीं है, तो उन दोनों चीज़ों को मिलाना पड़ता है। रोलिंग मार्जिन भी निकालना पड़ता है, फिर रिकंसिलेशन बिल भी बनता है। तो ये चीज़ होता है। रोलिंग मार्जिन क्या होगा, जो डिफरेंस रहेगा मार्केट से आप सरिया उठा रहे हो उसके वेट में, और जो IS कोड ने कहा है हमारा कि 1 मीटर का वेट इतना होता है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस रहता है। उस डिफरेंस को जो परसेंटेज में आता है माइनस करके दोनों को, उस चीज को रोलिंग मार्जिन बोला जाता है। इस पे अलग से वीडियो में जरूर ले आऊंगा। सामने आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इसको 3 से 4 महीने हुए हैं इस कंस्ट्रक्शन को, और आप सरिया देख रहे हो इसका डिटोराइड हो गया है, मतलब खराब हो गया है, उसको क्रोजन रस्ट लग गई है, और वो किसकी मिट्टी की तरह निकल रहा है। अगर ऐसी ही गलतियां करवानी है अपने घर में, तो उसकी लाइफ में मैं बोलता हूं ना, तो ऐसे तो 40 से 50 साल होती है किसी घर की लाइफ, तो उसकी 10 से 20 साल भी नहीं रहेगी। क्यों क्या हुआ, क्या यहाँ कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर यहाँ बीम आप देख रहे हो, ये बीम में कवर ब्लॉक नहीं है, हनीकॉम है, और इसका कंक्रीट का प्रोसेस इतना खराब रहा होगा कि ना इसमें वाइब्रेटर किया होगा, ना इसमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया। और स्पेसिंग आप रिंग की देख रहे हो, अप्रॉक्स 1-1 फुट की स्पेसिंग है, और ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाला है, ये पहली स्टोरी है। अगर ऐसी मिस्टेक करोगे तो थोड़े दिन में ही वो घर गिर जाएगा। अगर कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हो तो होता क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सरिया देख रहे हो, 4 महीने की, सिर्फ 4 महीने हुए इस घर को, तो सरिया बिल्कुल मिट्टी बन गया है और पूरा डिट्रॉइड हो गया, पूरा खत्म हो गया ये सरिया। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, कंक्रीट कितने देर तक रुका रहेगा, तो वो एक दिन फेल होगा ही होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है, और ये मिस्टेक हर कोई कर रहा है। हर लोग इस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक कर रहे हैं। ना बीम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ना कॉलम में, ना स्लैब में। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको बीम और कॉलम में कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ही करने हैं, नहीं तो आप भी इस तरह भुगतोगे 1 साल बाद या 2 साल या 3 साल बाद। क्योंकि क्या होता है, कंक्रीट के बाद पोथापोती कर दी जाती है, प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, और वो आपको इतनी जल्दी दिखेगा नहीं, लेकिन 2 से 3 साल बाद ऐसा ही हाल होगा, अंदर से सरिया सड़ जाएगा, और बाई चांस रब ना करे अर्थक्वेक आया तो आपका पूरा घर गिर सकता है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से कैसे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्लैब में आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने ना, इस तरीके से आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए। 25 mm 1 इंच होना ही होना चाहिए। PVC के बाजार से भी मिलते हैं, खुद से भी बना लो। कभी भी पत्थर, ब्रिक या लकड़ी ये मत यूज करो। ये लोग यूज करते हैं कि पत्थर डाल देंगे, बजरी डाल देंगे, एग्रीगेट डाल देंगे, वो मत करो। मार्केट से लाओ, थोड़ा सा खर्चा जाता है इसमें, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं जाता है। तो आपको 25 mm स्लैब में कवर ब्लॉक देना है। और आपको कॉलम में क्या करना है, कॉलम में आपको 50 mm 40 से 50 mm आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। वो भी PVC का लो, जहां आप कंक्रीट का बना लो। कंक्रीट का बनाओगे M30 ग्रेड का बनाना, पत्थर और या कुछ मटेरियल मत उसमें डालना, बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये जब आप कवर ब्लॉक नहीं देते हो तो इस तरीके से हाल हो जाता है। तो ऐसे मिस्त्रियों को, ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम मत दो जो ऐसी गलती करते हैं। हमेशा कवर ब्लॉक डाल के ही कंस्ट्रक्शन करवाना, ये मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा। और अगर आपके घर में ऐसा हो गया है या किसी बिल्डिंग में हो गया है, तो जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग का मैं ऑप्शन आपको दूंगा। रिस्क मत लो, आज ही उसको, अगर कॉलम है तो जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग आप करवा दो। और अगर स्लैब है तो उसमें जहाँ जो चैनल्स रहते हैं MS के, वो प्रोवाइड करवाओ, या उसमें भी रेट्रोफिटिंग आपकी हो जाती है। नहीं तो फ्यूचर में कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है।